हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से युवाओं की बात हो रही है कि युवाओं को हर सेक्टर में आगे आना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या छोटे से लेके बड़े सेक्टर में हर जगह युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन आप सभी ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिक्स को छोड़कर, क्योंकि पॉलिटिक्स तो 60 साल से ऊपर वालों के लिए बनाया गया है, इसलिए ये सबसे बड़ा विवाद बना है कि जो युवा है हर सेक्टर में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स बच जाता है इसमें वो पीछे है। क्योंकि केंद्र सरकार ने इसी 28 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक जो केंद्रीय कर्मचारी है, आप सभी को यह भी ध्यान देना होगा कि पूरे भारत में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जो हर सेक्टर में काम करते हैं। सरकार ने बताया कि जिनकी उम्र 50 साल से अधिक हो चुकी है और जिनकी कार्य क्षमता कम है, जैसे अगर आपको कहा गया कि आपको ये डिपार्टमेंट दिया गया है, आप उसमें पूरी क्षमता के साथ, पूरे अपने मन के साथ काम नहीं करते हैं, तो सरकार आपको जबरन रिटायरमेंट कर देगी। इस तरह से सरकार ने यह भी बताया कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये कोई गलत कार्य नहीं है, इसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट या जैसे न्यायालय है, जो कोर्ट है, वहां पे नहीं जा सकता। इसी तरह से विज्ञान का भी मानना है कि जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाती है उसकी कार्य क्षमता व गुणवत्ता में कमी होती है। इसीलिए कहा गया है कि एज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। एज बढ़ेगी तो आपका जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता या दक्षता होती है, वो भी कम होगी और जो गुणवत्ता हो, क्वालिटी होती है, वह भी धीरे धीरे कम होती जाती है और अनेक प्रकार की जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं। इसी तरह से धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि एक निश्चित उम्र के बाद इंसान को सन्यासी बन जाना चाहिए। लेकिन यह सोचने और समझने का विषय है कि भारत में बढ़ती उम्र के कारण से जिस व्यक्ति को ऑफिस और इंस्टीट्यूट में कार्य करने के योग्य नहीं माना जाता, जैसे सरकार का एक एवरेज है कि 50 साल की उम्र के, 50 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनकी कार्य क्षमता में कमी आ गई है। लेकिन जब वही व्यक्ति मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, राज्यपाल बन जाए, अर्थात पॉलिटिक्स में आ जाता है, तो फिर उसमें देश को चलाने की क्षमता कैसे और कहां से आ जाती है। जैसे दो नाम बहुत ही बड़े हैं जो एग्जाम्पल के रूप में इनके, जैसे पहला नाम है किरण बेदी और दूसरा नाम है वीके सिंह। इनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जब ये सरकारी जॉब करते थे तो इनकी कार्य क्षमता क्या थी, सरकार क्या आरोप लगाती थी, इनके ऊपर और अलग क्या आरोप लगते थे, लेकिन आज यही पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो इनके बारे में क्या बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसा सरकार चाहती है कि ये युवाओं का देश है, युवाओं को आगे आना चाहिए, तो ये हमें समझना होगा कि सरकार युवाओं को कितना मौका दे रही है और कितना युवा तैयार है इन सेक्टर में आने के लिए। बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री से ही, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले कहा था 2014 के इलेक्शन में कि युवाओं को आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंकड़ा पेश किया जाएगा वो 1950 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं समय समय पे, सबसे पहला नाम है पंडित नेहरू जी। ये 58 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और 75 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। अगर ये जीवित होते तो और आगे तक प्रधानमंत्री बने होते। इसके बाद नाम आता है इंदिरा गांधी। यहाँ पे सभी का नाम नहीं लिया जाएगा, जो इंपोर्टेड पर्सन है जिनकी उम्र बहुत ही अधिक थी या बहुत ही कम थी, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। तो दूसरा नाम है इंदिरा गांधी, जो 49 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनी थी और 67 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रही है। ये भी अगर जीवित होती तो और आगे तक प्रधानमंत्री रहते। इसके बाद तीसरा नाम है मोरारजी देसाई, जो 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और करीब 2 साल तक प्रधानमंत्री रहकर। इसके बाद नाम आता है राजीव गांधी जी की, जो 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। इतनी कम उम्र में बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया था, उसके तुरंत बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी 72 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 80 साल की उम्र तक प्रधानमंत्री बने। इनके बाद मनमोहन सिंह 72 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 82 साल की उम्र तक देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद नाम आता है नरेंद्र मोदी जी, जो 64 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अभी इनकी उम्र 71 वर्ष चल रही है और ये 2024 तक प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही है। उस समय इनकी एज कितनी हो जाएगी? 75 साल हो जाएगी। इसके आगे भी अगर इनको मौका मिलता है तो ये देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1950 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी प्रधानमंत्री बने उसमें कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो 40 साल से कम उम्र में देश का प्रधानमंत्री बना होगा। जबकि आप सभी को यह भी पता होगा कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति है राज्यसभा से बनता है तो उसके लिए 30 साल एज होता है, अगर वह इस तरह से लोकसभा से बनता है तो 25 साल, ये मिनिमम एज बताया गया है।
और आप सभी ये भी जान रहे हैं कि देश की युवा आबादी सबसे अधिक भारत में है, जिनकी एवरेज एज इस समय 26.8 है। 1950 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका अगर एवरेज निकाला जाए तो वो 65 ईयर्स आया है। और अपने कार्यकाल तक जब पूरा किए तो उस समय उनकी एज कितनी रही है, तो उसका एवरेज 70 ईयर्स आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा युवा प्रधानमंत्री आप सभी को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सरकार है वो समय समय पे बात करती रहती है कि ये युवाओं का देश है, लेकिन सबसे अधिक आपको ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जिनकी उम्र 60 साल से अधिक रहेगी। तो यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि क्या युवाओं के लिए परिभाषा अलग है, राजनीति के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि देश के जो राष्ट्रपति हुए हैं समय समय पे, जैसे हमने प्रधानमंत्री के बारे में बात किया, सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता होगा कि देश के पहले ये राष्ट्रपति रहे हैं। ये 64 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और 76 साल की उम्र तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। दूसरा नाम है रामास्वामी। ये 77 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने और 82 साल की उम्र तक राष्ट्रपति रहे। इसी प्रकार तीसरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जो 71 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने और करीब 76 वर्ष की उम्र तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद जो इस समय प्रेजेंट टाइम में देश के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, जो 72 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और इस समय उनकी कुल मिलाकर अगर देखा जाए 2022 तक इनका सेशन रहेगा, कार्यकाल रहेगा, तो उस समय तक इनकी एज कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 77 साल हो जाएगी। जबकि आप सभी को याद भी होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज 35 साल होनी चाहिए। लेकिन आपने इन सभी के आंकड़े को एनालिस किया या 1950 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी राष्ट्रपति बने उनमें से ये 4 नाम निकाले गए हैं। कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो 61 साल की कम उम्र में कोई भी राष्ट्रपति बन गया होगा। इसके बाद का जो हमारा आंकड़ा है वह है मुख्यमंत्रियों की बात की जाए कि देश भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, हर राज्यों में मुख्यमंत्री होते ही होते हैं, उनके बारे में अगर एनालिस किया जाए कि कौन सा मुख्यमंत्री है जो युवा है और कौन सा है जो युवा से भी पार कर चुका है, अगर डबल युवा भी कर लिया जाए तभी वो क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का जो इस तरह से डाटा जो तैयार किया गया है, वो इस समय जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। और इसके पहले की जो कार्यकाल, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यूपी की बात कर लिया जाए, इसमें प्रेजेंट टाइम में योगी सरकार है, इसके पहले की सरकार अखिलेश यादव की थी। तो इस तरह से हर राज्यों का 2-2 मुख्यमंत्रियों का नाम लिया गया है, उसके एवरेज के हिसाब से, उनके एज के एवरेज के हिसाब से यहाँ पे एनालिस किया जाएगा। तो इस क्रम में सबसे पहला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां के सीएम है पेमा खांडू जी। इस समय भी ये सीएम है इस राज्य के, जिनकी उम्र 37 वर्ष की उम्र में ये यहाँ के सीएम बने। और इस समय या कह सकते हैं कि जब तक इनका पूरा कार्यकाल होगा 5 साल का, वो 42 साल ही पूरा हो पाएगा। दूसरा नाम आता है असम राज्य, जहां के सीएम थे तरुण गोगोई जी, जो 65 साल की उम्र में सीएम बने थे और करीब 80 साल की उम्र तक सीएम रहे हैं। तो क्या 80 साल कोई एज होता है कि देश की इतने बड़े पदों पर होना। इसके बाद का राज्य है बिहार राज्य, जहां के सीएम थे जीतन राम मांझी, जो 70 साल की उम्र में यहाँ के सीएम बने थे और करीब 71 वर्ष की उम्र तक यहाँ के सीएम थे। बात का राज्य है गुजरात राज्य, जहां की सीएम थी आनंदीबेन पटेल, जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी हैं। उनके बारे में अभी भी हम चर्चा करेंगे। आनंदीबेन पटेल 73 साल की उम्र में गुजरात की सीएम बनी थी और करीब 75 साल की उम्र तक यहाँ की सीएम थे। इसके बाद हमारी जो लिस्ट है इसमें बनाया गया है, जो लास्ट नाम है वो है पंजाब राज्य। यहाँ के सीएम प्रेजेंट टाइम में अमरिंदर सिंह हैं, जो 60 साल की उम्र में यहाँ के सीएम बने थे और अभी भी यहाँ के सीएम है और इस समय इनकी एज 82 साल है। आप सभी को यह भी ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संविधान में किसी भी राज्य का सीएम बनने के लिए न्यूनतम एज 25 साल निर्धारित किया गया है। 25 साल एक युवा का एज होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा सीएम नहीं मिलेगा। आप इधर देख सकते हैं या इसके पहले के सीएम को देख लें, किसी भी राज्य का देख लें, कोई भी ऐसा सीएम नहीं होगा जो 30 साल से कम एज का मिलेगा, 35 साल से अधिक के ही मिलेंगे। इसके बाद का जो हमारा लिस्ट में नाम आएगा, जो अगला कैटेगरी है, वो है राज्यों के राज्यपाल। देश के राष्ट्रपति तो एक होते हैं, लेकिन राज्यों के राज्यपाल अलग अलग राज्यों के लगभग अलग अलग राज्यपाल होते हैं। तो इस क्रम में पहले राज्य का नाम आता है आंध्र प्रदेश, जहां के इस समय राज्यपाल हैं बी.एस. हरिचंद्रन, जिनकी उम्र बनने की उम्र यहाँ पे बस बताया गया है वो 86 साल है। दूसरे नाम का जो राज्य है वो है हरियाणा, जहां के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जो 83 साल की उम्र में यहाँ के राज्यपाल बने हैं। तीसरा नाम है सिक्किम, जहां के इस समय राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, जो 81 साल की उम्र में इस राज्य के राज्यपाल बने हैं। चौथा नाम है जो बहुत ही चर्चित राज्यपाल रहे हैं,
इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, जो 78 साल की उम्र में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल बने हैं। जबकि संविधान में कहा गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी ही चाहिए। लेकिन विश्लेषण करने पर, जब से इस तरह से मैंने बात किया कि पूरी इस तरह से जो प्रेजेंट टाइम में राज्यों के राज्यपाल हैं, अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा आपको राज्यपाल नहीं मिलेगा जो 61 साल से एक भी दिन कम का होगा। तो फिर क्या राजनीति में युवा कहलाने की उम्र जो इस तरह से निर्धारित किया गया, क्या 61 साल से अधिक किया गया है? इस तरह से आज तक ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि राजनीति में जो एज कही जाती है युवा के लिए, और वही गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में कुछ अलग ही कहा जाता है। कुछ ऐसे इस तरह से हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के जो टॉप सीईओ है या जो चेयरमैन होते हैं उनके बारे में बात किया जाएगा। जैसे सरकार ने कहा कि 50 साल से अधिक उम्र जब कोई भी व्यक्ति क्रॉस करता है तो उसके कार्य करने की क्षमता घट जाती है। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिनकी उम्र 60 साल से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन आज उनका स्थान अगर आप जानेंगे तो आपको हैरानी जरूर होगी। तो सबसे पहला नाम आता है मुकेश अंबानी, जो रिलायंस के चेयरमैन हैं। ये मालिक बने थे 45 साल की उम्र में, जब इनके पिताजी का निधन हो गया था, और इस समय इनकी उम्र 63 साल है। आप सभी ये भी जान लीजिए कि ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति। तो वहीं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है मुकेश अंबानी। अगर ऐसा होता कि 50 साल के बाद कार्य क्षमता कम हो जाती, तो क्या ये दुनिया के 5वें और भारत के पहले अमीर व्यक्ति बन पाते? ये आप सभी सोच सकते हैं। चलिए दूसरे नाम के बारे में बात करते हैं। दूसरा नाम हमारे पास है अजय सिंह बग्गा। ये हैं मास्टर कार्ड जो हम यूज करते हैं उसके सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर होता है। ये 50 साल की उम्र में सीईओ बने थे और इस समय इनकी उम्र 60 वर्ष हो चुके हैं। और तीसरा नाम है इंदिरा नूरी, जो सीईओ हैं पेप्सिको के। ये सीईओ बनी थी 56 साल की उम्र में, अब इनकी उम्र 65 साल से अधिक हो चुकी है। अब हम बात करेंगे 8 से 10 देश जहां पे भी इसी तरह से समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जो राजनेता हैं वो अधिक उम्र तक इस तरह से बने रहते हैं। तो इस क्रम में पहले देश का नाम है नेपाल देश, जो हमारा पड़ोसी देश है। इसके बारे में भी जानना चाहिए कि यहाँ पे भी इसी तरह से समस्याएं हैं। जैसे इस समय नेपाल देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी उम्र 63 वर्ष थी, लेकिन आज वर्तमान में इनकी उम्र 68 वर्ष हो चुकी है। इनकी दोनों ही किडनी खराब हो चुकी है, उसका प्रत्यारोपण भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इनका जो कार्यकाल खत्म होगा वो 2022 में खत्म होगा। विदेश यात्रा इनका ना के बराबर है। यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि नेपाल देश में अगर पूरे कंट्री का देखा जाए तो एवरेज एज है 24.6 ईयर, जबकि भारत का कितना है 26.8। तो यहाँ पे ऐसे समझना होगा कि इतनी कम होने के बाद, जो एवरेज एज कम होने के बाद भी जो राजनेता है वो सबसे अधिक उम्र वाले ही यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका देश की। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तब उस समय इनकी उम्र 71 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इनकी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है। लेकिन फिर भी दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और इनके जो विपक्ष में, इनके विपक्ष में जो साथ में लड़ रहे हैं वो नेता है जो बिडेन। इनकी उम्र अभी भी प्रेजेंट टाइम में 77 वर्ष है। अगर ये यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं तो 4 साल का कार्यकाल होता है, तो करीब 81 वर्ष की उम्र तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। जबकि अमेरिका में पूरे कंट्री का देखा जाए एवरेज एज तो वह 38 ईयर्स है। तीसरा देश का नाम आता है चाइना देश। यहाँ के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। जबकि चाइना की जो एवरेज एज है वो 38.4 ईयर्स है। वही चौथा देश है रसिया, जहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये राष्ट्रपति बने थे 47 साल की उम्र में और इस समय इनकी उम्र 68 साल है। इसके बाद भी राष्ट्रपति बने रहने के लिए पुतिन ने पूरे संविधान को इस तरह से बदल दिया, एक तानाशाह के रूप में इस समय काम कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से दोबारा हम राष्ट्रपति बन पाए। इसके बाद का देश है जापान देश, जहां के प्रधानमंत्री थे, अब इस समय नहीं है, शिंजो आबे, जो पीएम बने थे 52 साल की उम्र में और उन्होंने रिटायरमेंट लिया 65 साल की उम्र में। इसका क्या कारण है आप सभी को समझना होगा कि उनके पेट में कुछ ऐसी गंभीर समस्या आ गई थी जिसके कारण से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अगर यही कंडीशन भारत में किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी प्रधानमंत्री के पास हो जाती तो वो ऐसा नहीं करता, भले उसकी जो इलाज है वो विदेशों में चला करता। लास्ट में हमारा जो कंट्री है वो है मलेशिया। इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको कई चीजें यहाँ पे समझना होगा। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे महातिर मोहम्मद। ये पीएम बने थे 56 साल की उम्र में और देश के प्रधानमंत्री थे
95 वर्ष की उम्र तक, बताइए 95 साल की उम्र तक अगर किसी भी देश में कोई भी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, तो क्या आप समझ पाएंगे, क्या उस देश की युवा इस तरह से इस क्षेत्र में आने की कोशिश करेगी? अभी 2020 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, नहीं तो आगे ये करीब 100 साल तक इस तरह से मलेशिया देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन दो शख्स के बारे में जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बताया था कि किरण बेदी और वीके सिंह के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वीके सिंह के बारे में। इनका पूरा नाम है विजय कुमार सिंह। ये देश के 26वें, भारत देश की बात किया जा रहा है, भारत देश के 26वें थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 में रिटायरमेंट के बाद इनकी आगमन राजनीति में होता है। 63 साल की उम्र में ये गाजियाबाद के सांसद बने और आज भी गाजियाबाद के सांसद है, बीजेपी पार्टी से हैं और अब इनकी उम्र 69 वर्ष हो चुकी है। पर याद रखिएगा, ये उस शहर के सांसद हैं जो शहर दुनिया का सबसे ज्यादा गंदा शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है? तो वह है गाजियाबाद। इनके ऊपर सर्विस के समय जब वो इस तरह से सेनाध्यक्ष थे, इसके पहले और जो आर्मी में कई पोस्टों में काम किए, तो उस समय इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। और भ्रष्टाचार का आरोप कोई छोटे बड़े लोगों ने नहीं लगाया था, उस समय के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र विवाद पूरे कार्यकाल तक इनके साथ बनता रहा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सर्विस के समय हमेशा विवादित रहे। उसके बाद अब ये सांसद बन चुके हैं, तो किस तरह से कोई भी इनका विरोध नहीं कर पा रहा, जबकि दुनिया का सबसे गंदा शहर आपके सामने गाजियाबाद है। तो ये थे वीके सिंह। इसके बाद नाम आता है किरण बेदी जी। किरण बेदी जी के बारे में एक पॉइंट आप सभी को याद ही होना चाहिए कि ये देश की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ऐसा एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 2007 में रिटायरमेंट के बाद इनका भी आगमन राजनीति के क्षेत्र में होता है और 2015 के दिल्ली के इलेक्शन में, जो विधानसभा का इलेक्शन था, उसमें बीजेपी पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2016 में इन्हें पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया गया। उस समय इनकी उम्र 67 साल थी और आज इनकी उम्र 71 वर्ष हो चुकी है। अब इनके बारे में, विवाद के बारे में बात करते हैं कि जब ये सर्विस कर रही थी उस समय कौन कौन से मामले में विवादित थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 30 हजारी कोर्ट में लाठीचार्ज का इस तरह से बात आता है कि इन्होंने फर्जी इस तरह से कराया था। दूसरा पॉइंट है कि डीआईजी रहते हुए बेटी को, अपनी बेटी को विशेष आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए ये इस तरह से विवादित हुई थी। तीसरा है हवाई टिकट को लेकर विवादित रही। चौथा, स्वयं मोदी जी की आलोचना इन्होंने 2013 में की थी। यहाँ पे कमेंट लगाया गया है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि इस तरह से अभी तक हमने समझा कई पॉइंटों के माध्यम से कि भारत के साथ ही पूरे दुनिया में एज को लेकर समस्याएं हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या होनी चाहिए, तो वही राजनीति में क्या एज निर्धारित होनी चाहिए। इसको लेकर पूरी दुनिया में लड़ाई है। भारत देश के सभी सेक्टर में अगर देखा जाए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर को देख लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर में देख लिया जाए, तो वहां पे व्यक्तियों के लिए एज पहले से ही निर्धारित है, चाहे वो सरकार के माध्यम से या जो कंपनियां होती हैं वो पहले ही निर्धारित कर देती हैं कि हम आपको कितने साल तक रखेंगे, किसके बाद निकाल देंगे। ऐसी सभी चीजें वहां पे हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति एक क्षेत्र ऐसा बचता है जहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 1000 साल तक भी जिंदा रहें तो आप देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर चीज आप बन सकते हैं। जैसे कहा भी गया है कि बीमार शरीर बीमार मानसिकता को जन्म देता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कह सकते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसका स्वस्थ होना सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। इसीलिए भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होनी चाहिए, जैसे हर डिपार्टमेंट का निश्चित कर दिया गया है, ताकि युवाओं को इस सेक्टर में आगे आने का मौका मिल पाए। लेकिन ऊपर के सभी आंकड़ों से यही पता चलता है कि दूसरों के लिए नियम बनाने वाले स्वयं के लिए नियम बनाते समय चुप क्यों हो जाते हैं। क्या यही हमारी नीति है और इस तरह से हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं? यहाँ पे कुछ अपना ओपिनियन भी मैं देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आपको कई बातें अभी भी स्पष्ट होंगी। जैसे पॉइंट में करेंगे, पहला पॉइंट ये है कि सरकार ने बताया है कि सरकारी जो कर्मचारी है वो पूरे मन से काम नहीं करते, इसलिए ऐसा समय समय पे सरकार फैसले लेती रहती है। तो ऐसा अगर सरकार सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में देख के बात करती है, तो क्या सिर्फ अपने राजनीतिक सेक्टर में भी देख ले कि कौन से लोग हैं कितने काम अच्छे तरह से करते हैं। तो ये सभी बातें एडीआर की 2019 की रिपोर्ट है, उसमें बातें स्पष्ट होंगी। और ये लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनके लिए ये आंकड़ा निकाला गया। 539 सांसदों में से 326 ऐसे सांसद हैं जो करोड़पति हैं। अब आप सभी को यह भी हैरानी होगी कि कई ऐसे सांसद थे
जो अरबपति खरबपति थे। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ पूछा कि करोड़पति कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम तो करोड़पति से ऊपर वाले, हम क्या बताएं। तो इस तरह से 326 लोगों ने माना कि हम करोड़पति हैं, बाकी अरबपति खरबपति और कितने पत्नियों के पति हैं उनके बारे में कोई डाटा इस तरह से इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। सरकार हमेशा कहती है कि हमें साफ सुथरे लोग पसंद है, गलत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था वो इन्हीं सभी बातों पर हुआ था, लेकिन इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 233 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो वहीं 159 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। 19 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसका केस, और 3 ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर आईपीसी 376 की धारा चल रही है, और 10 लोग ऐसे हैं, 10 सांसद ऐसे हैं जिन्हें सजा भी मिल चुकी है लेकिन फिर भी वो सांसद बने हुए हैं। तो आप बताइए कि कहां पे ऐसे लोग हैं। जिस तरह से सरकार ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में लोग मन से नहीं काम करते इसलिए नहीं निकाला जा रहा, तो ऐसे में तो पूरा जैसे 539 में और 326 का आंकड़ा निकाल लीजिए, आपको लगभग 80% ऐसे सांसद होंगे जिनके ऊपर किसी न किसी रूप से वो केस चलता ही चलता होगा। महिलाएं भी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि 17वीं लोकसभा में मात्र 17% महिलाएं हैं, सांसद हैं, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरह से ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि उनका जो अधिकार है उनका भी अधिकार पुरुषों के बराबर 50% है। तो ऐसे में ये जो आपका 17% है ये कब 50% होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सक्रिय हैं अपने अधिकार को लेकर। और इसी प्रकार ओपिनियन का दूसरा पॉइंट है कि मैं अपने दोस्त से विचार विमर्श कर रहा था कि सरकार ऐसे फैसले क्यों ले रही है, ऐसे निर्णय क्यों ले रही है। तो जवाब मिला कि बेरोजगारी बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है, जिसको कम करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन जब उस तरह से आंकड़ों पर नजर डाला गया कि कहां पे कमियां हैं, तो इस बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि भारत देश में कितने लोग हैं, कितनी संख्या में हैं जो पॉलिटी से या जो इस तरह से पॉलिटिक्स से, राजनीति से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़े पेश किए गए हैं इस आंकड़ों पर आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो टोटल एमपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे सांसद होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, उनकी संख्या कितनी होगी। तो लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 245 को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिलाकर 788 सांसद हो जाएंगे। एमएलए जिसे हम विधायक कहते हैं, इनकी संख्या पूरे भारत देश में 4123, एमएलसी की संख्या 426 है और राज्यों के राज्यपालों की संख्या 28 है। तो वहीं प्रधान की बात किया जाए तो 2,55,540 प्रधान है भारत देश पे। ट्रेडिशनल जो बॉडीज होती हैं उनकी संख्या 6063 है। तो वहीं अर्बन जो बॉडीज हैं उनकी संख्या 4549 और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसे हम जिला पंचायत सदस्य कहते हैं उनकी संख्या 7195 है। तो इस तरह से टोटल एमपी से लेकर डिस्ट्रिक्ट पंचायत तक का कैलकुलेट करें, सभी को जोड़ ले तो ये संख्या आएगी 2,88,712। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या देखा जाए भारत की तो वह है 121 करोड़। अगर इसे डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा 2.38%। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे भारत की जनसंख्या से 2011 की जनगणना से देखा जाए तो करीब 2.38% पूरी जनसंख्या के ऐसे लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। बताया यह गया है कि अगर ये निर्धारित कर दिया जाए कि 65 साल से अधिक कोई भी व्यक्ति राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, राष्ट्रपति की बात हो, राज्यपाल की बात हो, यहाँ तक कि प्रधान की बात कर लिया जाए तो करीब 2 लाख पद तुरंत खाली हो जाएंगे सिर्फ 2020 में। और इसके माध्यम से अगर ये पद खाली होते हैं कम से कम करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके माध्यम से अब आप समझेंगे कि अगर 2 लाख पद खाली होता है तो 10 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। यह सबसे बड़ा प्रश्न भी बनता है और अच्छा भी प्रश्न है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज 2020 चल रहा, लेकिन जो आज इलेक्शन भारत में होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है, सांसदों का जो इलेक्शन होता है ये 1971 का जो उस समय जो जनगणना हुआ था उस समय जो पॉपुलेशन हुआ करती थी उसके आधार पर आज भी देश में इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आज कोई मायने नहीं रखता कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है या 140 करोड़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी जनसंख्या 1971 में थी उसी के आधार पे आज भी डिसाइड होता है कि लोकसभा में जो सांसद उनकी सीट कितनी होगी, राज्यसभा में कितनी होगी। तो इस तरह से ये समस्याएं बनी हुई है। अगर ऐसा होता है तो इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और बताया गया कि आने वाले 2024 तक इन सीटों को बढ़ाया जाएगा, तो जिसके माध्यम से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
और नए लोगों को आने से देश की जो राजनीति की जो दशा है और दिशा दोनों बदल जाएगी, जिसके माध्यम से किसको फायदा होगा? सबसे अधिक फायदा होगा तो वो देश को फायदा होगा। तो वहीं तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि अन्य देशों की तरह, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, ऐसे कई देशों में ये निर्धारित कर दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, वो इतने टर्म के बाद नहीं हो सकता। जैसे अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति बनने के लिए आपको सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहां पे एज कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन मात्र 2 ही बार अपने पूरे जीवन में बन सकते हैं। ऐसा ही भारत में भी होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, राष्ट्रपति, सीएम, प्रेसिडेंट, या जैसे सांसद की बात कर लिया, विधायक, यहाँ तक कि प्रधान की भी बात कर लिया जाए, मतलब शुरू से लेके अंत तक ये अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर एज नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो ये निर्धारित कर देना चाहिए कि आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 बार ही इस तरह से इन पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। और लास्ट ओपिनियन, और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आश्चर्य तो इस बात की है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो युवा नेता होते हैं वो ऐसी आवाज कभी नहीं उठाते कि हमको आगे बढ़ाइए, और जो 60 से प्लस हो गए, 65 से प्लस हो गए, 70 से प्लस हो गए, उनको रिटायरमेंट करके हमको भी मौका दिया जाए। यही आज की सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण से देश में सामाजिक व राजनीतिक व आर्थिक हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और आज इस तरह से देखा जा रहा है कि इस कोरोना वायरस के संकट में ऐसी जो समस्याएं वो धीरे धीरे एक एक करके निकल के सामने आ रही हैं, और इन समस्याओं को बिना समाधान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो विश्व गुरु बनने की बात हो या कोई भी सपना हो सकता है हर लोगों के। इसी प्रकार से बने रहिए। ये एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।